दर्शकों नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत करते हैं दूरदर्शन के वैदिक खास और लोकप्रिय कार्यक्रम बिहार बिहान में। मैं हूं राकेश। दर्शकों, तपिश भरी गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और यूं कह लीजिए जब हमें सुबह का मौसम जो होता है, जो सुबह का वातावरण होता है वो हमारे तन मन को वाकई में ठंडा कर देता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप सुबह उठते हैं तो इन प्राकृतिक हवाओं को अपने अंदर आत्मसात कर सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको हर सुबह रोज़ाना उठना पड़ेगा, टहलना पड़ेगा, व्यायाम करना होगा, योगा करना होगा, एक्सरसाइज करने होंगे और भी ऐसी कई तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो गतिविधियां हैं, जिसे अंजाम देने के साथ ही साथ आप प्राकृतिक वातावरण को अपने अंदर ले सकते हैं, उसे खूबसूरती के साथ उसे महसूस कर सकते हैं। देखिए, इससे होगा क्या कि न सिर्फ आपका जो शारीरिक तरीके से आप स्वस्थ रहेंगे, बल्कि आपकी जो मानसिक और इसी के साथ साथ बौद्धिक क्षमता भी बढ़ेगी। और कहते हैं कि मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए हमें तमाम तरह के जो विचार हैं उन्हें पढ़ना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। इससे होगा क्या कि आप न सिर्फ खुद को बल्कि औरों को भी आप इससे प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो इसी के साथ देखते हैं आज का विचार क्या है और हमारे महात्माओं ने कहा है, और जो विचार हमारे लिए अनमोल वचन के समान है, जिसके अनुरूप हम चलकर उसे आत्मसात करके औरों के जीवन में और खुद के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। देखते हैं आज का अनमोल वचन। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। डॉक्टर मृदुल कुमार सैनी जी के बारे में हम आपको बता दें कि होम्योपैथ में ये पहले पीएचडी होल्डर है। डॉक्टर एम.के. सैनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। एम.के. सैनी जी, चूँकि 10 अप्रैल की अगर बात की जाए तो कल की तारीख है और विश्व होम्योपैथ चिकित्सा दिवस इसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम इसी के संदर्भ में बात करना चाहेंगे कि होम्योपैथी चिकित्सा दिवस मनाने का जो उद्देश्य है वो क्या है और इसे आप किस तरह से देखते हैं? धन्यवाद रोशन जी। आपने जो सवाल किया बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए कि आज जो हम लोग मना रहे हैं और ये जो विषय है विश्व होम्योपैथी दिवस, तो होम्योपैथी दिवस ये क्यों मनाया जाता है ये हम लोगों को जानना ज़रूरी होगा। क्योंकि 10 अप्रैल को ही डॉक्टर महात्मा हैनीमैन, जो होम्योपैथी के जन्मदाता माने जाते हैं, सैमुअल फ्रेडरिक क्रिश्चियन हैनीमैन, ये जर्मनी के रहने वाले थे। उनका ये जन्मदिन है। आज के 9 तारीख के रात्रि में इनका जन्म हुआ था और 10 तारीख को हम लोग इसको मनाते हैं। तो इस बहुत सदियों तक ये हम लोग सभी होम्योपैथ पूरे विश्व में इस दिन को मनाते रहे हैं, डॉक्टर हैनीमैन्स बर्थडे के रूप में, उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाते रहे। लेकिन जैसे जैसे इसकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई तो लोगों ने इसका रूप जो है सो अब विश्व होम्योपैथी, चूँकि होम्योपैथी और हैनीमैन ये एक दूसरे का प्रायवाची शब्द बन चुका है। और इसमें हम ये कहना होम्योपैथी को के लिए, तो इसमें लोकप्रियता के साथ साथ इसको आज ये रूप ले लिया है विश्व होम्योपैथी दिवस। और यह विश्व होम्योपैथी दिवस सारे विश्व में मनाया जा रहा है, खाली भारतवर्ष में नहीं। हमको लगता है कि हर एक चिकित्सक, होम्योपैथिक चिकित्सक होगा, चाहे अपने क्लिनिक में होगा या अपने समुदाय में होगा, एसोसिएशन में होगा, जहाँ भी होगा, आज के दिन इस उत्सव को मनाएंगे। हम लोगों की बहुत सारे कार्यक्रम के माध्यम से, जैसे समाज सेवा करके, रोगियों को देख करके, फ्री कैंप चला करके, इसके विषय में जागरूकता बता करके, इससे एक रिन्यूअल होता है, नवीकरण होता है, जिससे कि लोगों को होम्योपैथी के विषय में जागरूकता बनी रहे। जी, तो एम.के. सैनी जी, अगर आपके बारे में हम बात करें तो आप बिहार में ऐसे पहले पीएचडी होल्डर हैं होम्योपैथ में, जिसमें एक तरह से देखा जाए तो आपके पिताजी भी रिसर्चर थे, उनके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन अगर बात जब आती है होम्योपैथ चिकित्सा पद्धति की, तो इसके बारे में हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि हर एक पद्धति की अपना एक किसी चीज़ पर वो आधारित होता है, चाहे वो आयुर्वेद हो या फिर यूनानी चिकित्सा पद्धति हो। तो अगर बात की जाए होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की, तो ये किन चीज़ों पर आधारित है, इसके बारे में ज़रूर बताएं। देखिए, सभी चिकित्सा पद्धति का एक ही दृष्टिकोण होता है, एक ही लक्ष्य होता है कि रोगी को ठीक करना। तो ऐसे में हमें ये देखना होगा कि जैसे हम होम्योपैथी है तो इसका लक्ष्य क्या है और इसका सिद्धांत क्या है। उसी तरह से जैसे आयुर्वेद है, बाकी सभी चिकित्सा पद्धति हैं, सबके अपने अपने सिद्धांत हैं और सिद्धांत के अनुरूप ही काम करता है। सिद्धांत हम अपने बनाते हैं, एक दायरे में होता है और इससे एक अप्रोच को लेकर के चला जाता है जिससे कि चिकित्सा की।
होम्योपैथी जो है सो एक संपूर्ण मानव चिकित्सा माना जाता है, जहाँ मन, आत्मा और शरीर ये तीनों के सम्मिश्रण के समतुल्य, इसके बराबर जो दवा होता है उससे मिलता जुलता जो दवा होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए इसका जो मूल मंत्र हम लोग कहते हैं वह समः समम संयति। यह जर्मनी का शब्द है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर। हमारे भारतीय सभ्यता में भी इसे समः समम संयति, हमारे वेद पुराणों में भी इसका जिक्र आया है। तो ये समानता है, समानता के माने समान लक्षणों का आधार पर रोगियों का इलाज करना। ये तो, और समानता किसका, केवल शरीर का नहीं, मन का नहीं, आत्मा का, तीनों के सम्मिश्रण का जो समानता होगा उसके आधार पर हम लोग चिकित्सा करते हैं। रोगी के संपूर्ण अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने का मतलब हो गया कि उसके जीवन के विषय में जानने का कोशिश करते हैं, और जान करके उसके समतुल्य जो दवा होगा, उसके बराबर जो होगा, उसी दवा का इस्तेमाल किया जाता है। एक बात और है, हम लोग अलग अलग रोग के लिए अलग रोग दवा नहीं इस्तेमाल करते। एक आदमी के अंदर में कई एक बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि संपूर्णता, टोटलिटी की बात करते हैं, तो हम सभी लक्षणों को मिला करके उसके एक समतुल्य दवा का खोज करते हैं। एक प्रक्रिया के तहत यह खोज होता है और इसी दवा का इस्तेमाल होम्योपैथी में किया जाता है। जी, एम.के. सनी जी, ऐसे कई सारे चीज़ें हैं जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो या फिर यूनानी हो, एलोपैथ हो, इन सब के बारे में कहा जाता है कि जो एलोपैथ है कई तरह के केमिकल्स से बनते हैं, और यूनानी अगर आयुर्वेदिक के बारे में बात करते हैं तो कई सारी इसमें जो दुर्लभ जड़ी बूटियाँ होती हैं उसमें इस्तेमाल उसमें किया जाता है। अगर होम्योपैथ की अगर बात करते हैं तो इसमें किस तरह की जो कॉम्पोजिशन होते हैं, किस तरह की जो उसमें जो चीज़ें हैं उसके ये दवाइयाँ निर्मित होती हैं, इसके बारे में ज़रूर बताएं। जिज्ञासा है लोगों को भी कि आखिर होम्योपैथी की जो दवाइयाँ होती हैं किन चीज़ों पर बनती हैं, किन चीज़ों से बनती हैं। देखिए, सभी चिकित्सा पद्धति के लिए जो दवा का स्रोत है, कहाँ से दवा आता है, सभी का जो रूट जो इसको कहते हैं, जहाँ से उद्गम स्थल है, वह प्रकृति है। चाहे वह होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो, यूनानी हो। और प्रकृति में उपलब्ध साधन में आता है आपको जड़ी बूटी आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, मिनरल्स आते हैं, और बहुत सारे जीव जंतु भी आते हैं। तो इन सभी का हम लोगों के अंदर, उन सभी के अंदर में केमिकल है, और उस केमिकल का हर एक रसायन का एक अपना प्रकृति होता है, और उस प्रकृति को जैसे आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई एक छोटा सा कोई जड़ी बूटी है जिसे हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, तो उसको अगर आप होम्योपैथी तरीके से देना चाहेंगे तो उसका जो दवा का जो निर्माण होगा होम्योपैथी तरीके से होगा। एलोपैथी होगा तो एलोपैथी का एक्सट्रैक्ट करके उसके एल्कोलाइड्स को निकाल के करेंगे। आयुर्वेद होगा तो उसका अलग से तरीका, प्रिपरेशंस, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस अलग हो जाता है, लेकिन सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्सेस ऑफ मेडिसिन जो है, स्रोत जो है, सो प्रकृति ही होता है। प्लांट किंगडम होता है, वनस्पति होता है, एनिमल किंगडम होते हैं, मिनरल्स किंगडम होते हैं। ये सारे किंगडम से दवा का स्रोत है। और इस तरह से आप देखेंगे आज हमारे होम्योपैथी में करीब करीब 5000 से ज़्यादा कलेक्शंस हैं डिफरेंट सोर्सेस से, जिसमें कि कुछ वनस्पतियाँ भी आते हैं, कुछ जीव जंतु भी आते हैं, जैसे सांप है, उसके भी विष से भी दवा बना है। तो जहाँ पर है वहाँ से, और दवा का जो मूल आधार होता है उसको कहते हैं, दवा का मतलब क्या होता है? दवा का मतलब है कि परिवर्तन लाना। तो दवा परिवर्तन कैसे लाएगा? परिवर्तन लाएगा आपके शरीर में हस्तक्षेप करके, आपके जीवन में हस्तक्षेप करके। तो हस्तक्षेप करने की जो किसी भी सब्सटेंस में जहाँ की हस्तक्षेप करने की क्षमता हो, उसी दवा का तो कहते हैं। मेडिसिन क्या है परिभाषा? मेडिसिन वह औषध सब्सटेंस होता है जो जीवन में परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। परिवर्तन का मतलब, अगर वह बिगड़ गया है तो उसको फिर सुधार देगा, और अगर सुधारा हुआ है, अगर उसको आप गलत ढंग से व्यवहार करेंगे तो उसका आपको गलत परिणाम होगा। तो ये एक अल्टरनेट चेंज करने का जो होता है पद्धति, उसी को हम लोग स्रोत के रूप में देखते हैं। कैसे आप इस्तेमाल करते हो, वही जड़ी बूटी है जिसका कि आप, जैसे हम लोग के यहाँ एक दवा होता है बेलाडोना। तो बेलाडोना एक पौधा है, उसके अर्क से हम लोग दवा बनाए। उसी से अर्क से जो बेलाडोना का ही एक्सट्रैक्ट होता है एट्रोपिन, जो कि एलोपैथी में भी यूज किया जाता है, फिर आयुर्वेद में भी इसी तरह से यूज किया। लेकिन मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने का तरीका
तीनों का अलग अलग है और अपने ढंग से लोग बनाते हैं, और उसका इस्तेमाल भी लक्षणों अपने सिद्धांत के बनाने के बाद में उसका लक्षण हम लोग होम्योपैथी में करेंगे समानता के आधार पर। उसमें आपको उनका एक अपना प्रिंसिपल है, उसके आधार पर करेंगे किस चीज़ से समानता करें। हम जीवन से, होम्योपैथी में जीवन से बात करते हैं, आयुर्वेद में भी अपना उसका एक सिद्धांत है कि मैं इसके अनुरूप काम करूं। इसी तरह से हर एक चिकित्सा पद्धति अपने अपने सिद्धांत पर काम करता है। जी बिल्कुल। एम.के. सैनी जी, एक लंबा आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव रहा है, जो कि आपका पूरा करियर ही इसमें गया है। आपके पिताजी की अगर बात करते हैं, डॉक्टर बंधु सहनी, तो वो भी होम्योपैथ चिकित्सक रहे हैं, और उनका रिसर्च, उनके द्वारा जो रिसर्च किया गया, आज भी उन रिसर्च पर जो काम है वो किया जाता है। तो उनके रिसर्च के बारे में ज़रूर बताइए, किस तरह का रिसर्च था और इसकी उपयोगिता आज के ज़माने में किस तरह से जो लोग इसका इस्तेमाल है, होम्योपैथ चिकित्सा पद्धति में इसका जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है, ज़रूर बताएं इसके बारे में। देखिए, होम्योपैथिक दवा के ऊपर में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। ये इतनी छोटी छोटी गोलियाँ होती है ना। होम्योपैथी दवा की गोलियां जो है सभी लोग जानते हैं, जो होम्योपैथी दवा का इस्तेमाल किए होंगे अपने जीवन में, तो जानते हैं कि गोली बहुत छोटी होती है। उस छोटी गोली सी मीठी सी होती है, और उस मीठी सी गोली में इतनी बड़ी शक्ति कहाँ से आ जाता है कि रोग में परिवर्तन आ जाए। ये बहुत बड़ा एक सवाल उठता है। तो परिवर्तन और बनाने का तरीका जानेंगे कि मैं बताऊँगा तो आपको लगेगा कि ये कैसे है। तो क्या कहते हैं हम लोग, क्या उसके क्वांटिटी को रिड्यूस करते जाते हैं, घटाते जाते हैं एक रेशियो में, 1:99 के रेशियो में मूल अर्क लेते हैं। मूल अर्क का 1/100वां भाग, फिर उसको मिलाते एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ की एक एटम, एक मॉलिक्यूल तक दवा में नहीं रहता है, या कि एनर्जी के फॉर्म में हो जाता है। तो यही सवाल हमारे पिताजी के जहन में भी था कि इतनी सूक्ष्म शक्ति हो जाने के बाद में इस दवा को कैसे रोगी पर इस्तेमाल किया जाए। इसके जो मूल जन्मदाता है डॉक्टर हैनीमैन है, उन्होंने भी इस सवाल को लेकर के इसका उत्तर उन्होंने अपने जो महत्वपूर्ण, जिसे हम लोग होम्योपैथी का एक कहते हैं सोर्स बुक कहते हैं, या जिसको हम लोग बाइबल गीता कहते हैं, तो उसी तरह से होम्योपैथी में ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन्स है। इस ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन्स में डॉक्टर हैनीमैन ने भी इस सवाल को उठाया था, इस दवा का इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो उन्होंने कहा कि चूँकि परंपरागत हम लोग दवा को मुंह में लेके खाते हैं, फिर हम लोग नाक से सूंघ के करते हैं, शरीर में लगा कर करते हैं, तो इस तरीके से भी इस्तेमाल भी कर सकते हैं डॉक्टर हैनीमैन ने। लेकिन यह भी कहा इसे हम लोग दूर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं सूंघ करके, और इसका सम्मोहन के तरीके से भी इस्तेमाल हो सकता है। ये बड़ा आश्चर्यजनक विषय था। इस पर इन्होंने शोध किया तो इन्होंने देखा कि ये दवा को दूर से भी प्रसारित किया जा सकता है, और इस पर काम चल रहा है। हालांकि इस पर अभी बहुत लोग विश्वास कर रहे हैं, बहुत लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने अनुभव में भी देखा उनका, और यह प्रक्रिया जो है, और इसके कारण ये काफ़ी धीरे धीरे लोकप्रिय होता जा रहा है। क्योंकि ये जब आप मूल कहानी जानेंगे, मूल इतिहास जानेंगे, तो इस पर लगेगा कि ना ये तो बड़ा इसके लॉजिकली फिट करता है, और प्रैक्टिकल वे में भी हम लोगों ने इसे अपने आम प्रैक्टिस में, क्लिनिक प्रैक्टिस में देखते हैं। तो इसी के लिए वो काफ़ी रहे, और उनका पूरा जीवन होम्योपैथी में बीता। मैं भी चूँकि बचपन से होम्योपैथी के साथ में रहा, तो मैं भी कहूँगा कि मेरा जीवन भी शुरू हुआ होम्योपैथी के साथ में ही। मैं होम्योपैथी के साथ ही खेला, होम्योपैथी के साथ ही पढ़ा और आगे बढ़ा हो इसमें। जी एम.के. सैनी जी, ये मेरी अपनी बात भी है कि बचपन में मैं भी जब साबूदाना जैसी दिखने वाली छोटी छोटी गोलियों को दिखता था, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये किस तरह की दवाइयाँ हैं। लेकिन जब जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, उन चीज़ों का इस्तेमाल भी मैंने किया अपने जीवन में कई बार, तो मुझे लगा कि ये होम्योपैथी की गोली वाकई में कमाल की है, जो छोटे छोटे साबूदाना जैसी गोली जैसे दिखती है, और उसका स्वाद बहुत ही मीठा होता है, और उसके अपने कई सारे फ़ायदे भी हैं। रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए, लौटेंगे जल्द, और होम्योपैथ को लेकर और भी कई सारी ऐसी बातें हैं जो जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। लौटेंगे जल्द, बने रहें बिहार बिहान के साथ। छोटी सी अंतराल के बाद पुनः आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बिहार बिहार में, और आज के हमारे मेहमान हैं होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर मृदुल कुमार सैनी जी। पुनः आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। मृदुल कुमार सैनी जी, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को लेकर बातें हो रही है। होम्योपैथी के बारे में ये कहा जाता है, ये मिथक भी है और सुनी सुनाई हुई बातें भी हैं कि होम्योपैथ चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत छोटी मोटी बीमारियों का ही इलाज किया जाता है, गंभीर से गंभीर असाध्य बीमारियों में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और इसलिए लोग इसमें दिलचस्पी उतना नहीं दिखा पाते हैं।
तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? किन किन गंभीर बीमारियों में क्या वाकई में होम्योपैथ में जो चिकित्सा पद्धति है वो रखी गई है, जरूर बताएं इसके बारे में। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। होम्योपैथी दवा चूँकि छोटी छोटी गोलियां जैसा दिखलाई पड़ती है तो लोगों को लगता है कि छोटी छोटी बीमारियों के लिए ही काम कर, लेकिन आपको मैं ये बता देना चाहूँगा कि बरगद का बीज आपने जो देखा होगा कितनी छोटी होती है, उस बीज में क्या क्षमता होता है, इतना बड़ा विशाल का पेड़ पैदा कर सकता है। तो जब आप इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये जो छोटी गोलियां होती है ये छोटी बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं होता है, ये छोटी गोलियां जो होती हैं ये विशाल रोग को ठीक करने के लिए बना है, और जो जीवन में जड़ पकड़ लिया है उसको जड़ से समूल नष्ट करने का काम करता है। रोग को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक को कहते हैं क्रॉनिक डिजीज, दूसरे को कहते हैं एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज मतलब कि आम जो आते जाते रहते हैं उसका समय सीमा निश्चित होता है और दवा से या कभी कभी बिना दवा से भी अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन क्रॉनिक डिजीज जो जीर्ण रोग होते हैं उसका वो जल्द जाते नहीं है, जड़ पकड़ा हुआ रहता है, काफ़ी स्थायी हो जाता है और कॉन्स्टेंटली। अन्य चिकित्सा पद्धति में आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खाने की आवश्यकता होती है, उसको लेकर के उसके साथ जीना पड़ता है, दवा का एक आपके जीवन का अंग बन जाता है। लेकिन होम्योपैथी चिकित्सा चूँकि मैंने पहले बताया ये होलिस्टिक अप्रोच पे है, मन शरीर और आत्मा तीनों को मिश्रण पर टोटलिटी के आधार पर करते हैं। तो हम इसको दृष्टिकोण में रख करके हम लोग जब दवा चुनाव करते हैं ये क्रॉनिक डिजीज के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव है, और होम्योपैथी का जो मुख्य कार्य क्षेत्र है वह क्रॉनिक डिजीज ही होता है, जहाँ असाध्य रोगियों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे भी आप हम लोग देखते हैं, हम लोग के यहाँ चिकित्सा व्यवसाय काल में जब हम लोग देखते हैं तो अक्सर रोगी कहते हैं मैं सब जगह से तो निराश हो गया, अब आपके पास में आया हूँ, आपके पास कोई उपाय है। तो मैं देखता हूँ कि सब जगह से थक हारने के बाद में होम्योपैथ के पास में डॉक्टर ये आते हैं रोगी, तो और आने के बाद में जब उनको लाभ मिलता है तो लगता है कि मैं पहले क्यों नहीं आया। तो एक चूँकि एक कहते हैं ना कि प्रथम दृष्टि में और उसको समझने के बाद में जो समझ में आता है उस रूप में ये धीरे धीरे होम्योपैथी की पॉपुलैरिटी जो है सो क्रॉनिक डिजीज की ओर भी बढ़ता जा रहा है। खास करके मेंटल डिजीज हो गया है ना, और डिप्रेशंस के हुए, पैरानॉइड डिजॉर्डर्स हैं, ये सब में होम्योपैथी का रोल बहुत अच्छा है, बशर्ते कि एक कोऑर्डिनेशंस में ट्रीटमेंट हो। कोऑर्डिनेशंस का मतलब है कि एक दूसरे पद्धति के साथ भी मिलकर के एक इंटीग्रेटेड सिस्टम में अगर इसको देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन होता है। मॉनिटर करने के साथ साथ उसके डेवलपमेंट और चेंजेज आते हैं, जब एक स्थिति आती है जब दवा का उसे पूरे तरह से हटा दिया जा सकता है। और मैं देख रहा हूँ कि हम लोग ज़्यादातर हम लोगों का और मैं मुख्यतः सभी होम्योपैथिक चिकित्सक का स्पेशलाइजेशंस जो है सो असाध्य रोगों के लिए ही है। एक्यूट डिजीज में इलाज कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, सभी के लिए आसान होता है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत समय में तो उनमें दवा नहीं भी दो तो ठीक हो जाता है, तो दवा देने की आवश्यकता नहीं। तो हमें तो ये भी समझना पड़ेगा कि कहाँ दवा देना है कहाँ नहीं देना है, ये भी रखना पड़ता है। हम लोग बहुत सारे रोगी को कहते हैं नहीं तुम खाली आज दिन का उपवास कर लो, देखो तुम्हारा पेट ठीक हो जाता है। तो इसमें हम दवा दे करके और भी नुकसान ही करेंगे ना। लेकिन होम्योपैथी दवा वहाँ देने का ज़रूरत होता है जहाँ की अब अपने आप से ठीक नहीं हो सकता है और असाध्य रोग अपने आप से नहीं ठीक हो सकते हैं, तो वहाँ पर इंटरवेंशन मेडिसिन का ज़रूरत होता है और हमारा होम्योपैथी उसके लिए बहुत ही कारगर है। जी डॉक्टर साहब, हम ये देखते हैं कि किसी भी दवा का अगर हम सेवन करते हैं, चाहे वो कोई भी चिकित्सा पद्धति का हो, तो दवा सेवन करने के साथ साथ कुछ नियम शर्तें भी होती है, कुछ चीज़ों का परहेज भी करना पड़ता है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के अनुसार इसमें किस तरह के नियम और शर्तें, अगर उसकी दवाइयों का अगर आप सेवन कर रहे हैं, अगर कोई बीमारी है आपके अंदर, तो किस तरह के नियम और शर्तें रहना चाहिए? देखिए, नियम शक्ति के विषय में बहुत सारी भ्रांतियाँ होम्योपैथी में फैला हुआ है। कहते हैं कि इतनी छोटी गोली है और ये आपको इससे ख़राब हो जाएगा, उससे ख़राब हो जाएगा, पान मत खाओ, जर्दा मत खाओ, ज़्यादा खट्टा मत खाओ, ये नहीं खाओ। लेकिन ये सब भ्रांतियाँ हैं, क्योंकि इतना जो एनर्जी फॉर्म में मेडिसिन हो, ऊर्जा के रूप में जिसका दवा हो, वह इस सब भौतिक चीज़ से कैसे ख़त्म होगा? ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, परहेज जो कहा आपने कहा, एक बहुत ही अहम विषय है आज के समय में, लाइफ स्टाइल।
हमारे जीवन शैली अगर आप ठीक नहीं करोगे तो आप चाहे किस भी रोग के हो, ठीक तो थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा लेकिन फिर से वापस आ जाएगा। जो बनाए हुए अवस्था, जो बीमारी को बनाए रखने का जो कारण है, उस कारण को जो आप हटा सकते हो और रोगी को समझा करके, इसलिए हम लोग कहते हैं दवा अकेले काम नहीं करता है। दवा को काम करने के लिए उसकी मानसिकता भी रोगी में बनानी पड़ती है। तो डॉक्टर, हम लोग का काम क्या होता है, जो हम लोग कहते हैं आप दिनचर्या को आप एक सामान्य कीजिए, नॉर्मलाइज कीजिए, यही हमारा परहेज होता है। अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा म्यूजिक का भी जोड़ कीजिए, थोड़ा सा योगा किया कीजिए, ऐसे करके हम लोगों ने इसको किया। और इसको कहते हैं आपको साथ साथ में जो है जैसे कहते हैं ना पथ की ज़रूरत होती है, तो यही पथ्य है। आप अपने जीवन शैली को सुधार लीजिए, खान पान को दुरुस्त कर लीजिए। अगर मन बहुत चटपटा खाने का होता है तो वो खा तो लीजिए, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए भी आप थोड़ा सा फलाहार किया कीजिए, फल खाइए, कंदमूल खाइए, स्प्राउटेड फ्रूट्स खाइए। तो ये बैलेंस करने का ज़रूरत है और हम लोग यही बैलेंस करना सिखाते हैं। कोई कहते हैं कि मैं तो ये पिज़्ज़ा और बर्गर खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बोला खाइए, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन मना उसको पचाने के लिए और उसका जो सही अति है आपको शरीर में एडजस्ट करने के लिए भी आपका उसका काउंटर पार्ट देना होगा। थोड़ा सा उसके साथ में आप सलाद ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा ये स्प्राउट्स बढ़ा लीजिए। आप खाने का जो ड्यूरेशन सेट टाइम है उसको मेंटेन कर लीजिए। हम अक्सर महिलाओं को देखते हैं और खास करके हमारे भारतीय समाज में महिलाएं सारा घर का काम कर लेंगी और करने के बाद में उनका नाश्ता करने का समय क्या होता है, जब सभी लोग चले गए अपने काम, बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड चले गए, ऑफिस चले गए, तो 12 से 1 बजे है ना, घर की कहानी फर्स्ट, हाँ घर की कहानी है, 12 से 1 बजे। अब उस महिला को अगर हम ये कहते हैं, वो कहते मैं उनसे पूछता हूँ कि आप 12 से 1 बजे खाती हैं तो ठीक है, और लेकिन फिर रात को खाती हैं 10 बजे, 10 बजे से के आसपास में खा ही लेती हैं, तो फिर 12 से 10 बजे रात से लेकर के 12 बजे तो रोज़ आप उपवास कर रही हैं। तो आप कैसे उम्मीद करती हैं कि आपका शरीर में गैस नहीं बने, ये नहीं बने। मैं कहा कि सवेरे उठ करके सबसे पहले भगवान के प्रणाम करो और प्रणाम करके कुछ मुंह में भी प्रसाद ले लिया कीजिए। तो ये एक लाइफ स्टाइल सुधारना बहुत ज़रूरी होता है। जो मैं कहता हूँ कि सबसे जो परहेज की बात है वह है लाइफ स्टाइल को नियमित करना, रेगुलराइज करना और प्रकृति के साथ में चलना, क्योंकि प्रकृति से दूर जितने हो जाइएगा उतना आपके शरीर में रोग बना रहेगा। जी डॉक्टर साहब, ये बहुत ही बड़ी बात आपने कही कि लाइफस्टाइल को चेंज करना आज हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत ही चैलेंजिंग भी है हम सभी के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, अगर हम खुद की अगर बात भी करते हैं तो रोज़ाना दिनचर्या को कैसे सही तरीके से हम पालन करें। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कर सकते हैं, 4 दिन, लेकिन 5वें दिन से जो गड़बड़ा जाते हैं बहुत सारे लोग, उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में लोग क्या करें, क्योंकि जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनके पास समय का अभाव है, समय अपने लिए भी निकालना है लेकिन निकाल नहीं पाते हैं, हर वक्त कहीं ना कहीं या फिर ऑफिस का भागदौड़ या फिर घर का कामकाज, लोग इसी में व्यस्त रहते हैं। तो कैसे हफ्ते में आकर वो कितने दिन अपने लिए समय निकाले जिससे उनका जो स्वास्थ्य है उस पर कोई बुरा असर ना पड़े, अगर असर पड़ता भी है तुरंत जल्दी होने की क्षमता उनमें हो। देखिए 2 चीज़ को करना है, एक रूटीन और एक बिना रूटीन। और रूटीन कहने का मतलब होता है कि एक नियम में चलना, एक दायरे में, एक तरीके से चलना। तो आपका दैनिक जीवन जो एक रूटीन में, और सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में मैं कहता हूँ 7 दिन आप रूटीन में मत रहिए। अगर रहिएगा तो आपके अंदर में एक थकावट, मानसिक एक निरस्ता आ जाएगा, है ना। एक ही ढर्रे में चल रहे हैं, रोज़ एक ही चीज़ को खा रहे हैं, तो मन थोड़ा सा नीरस होने लगता है। तो ऐसे में चेंज करना ज़रूरी होता है। इसलिए कहते हैं 7 दिन आप रेगुलर नियम में मत रहिए, कम से कम तो 4 दिन तो आप नियम में रहिए और 3 दिन अपने मन के मुताबिक घूमिए फिरिए, सिनेमा जाइए, सारा चीज़ अपना एंजॉय कीजिए। फिर आप देखिए एक रिफ्रेशमेंट भी होता रहेगा और एक रूटीन भी है, तो बैलेंस बना रहेगा, संतुलन बना रहेगा। क्योंकि हेल्थ का मतलब ये होता है कि बैलेंस, हेल्थ का मतलब ही होता है बैलेंस। अगर आप संतुलित रहे, और हेल्थ और डिजीज़ को जो हम लोग डिफ़ाइन करते हैं तो हम लोग यही डिफ़ाइन करते हैं कि हेल्थ जो है सो इट इज़ ए स्टेट ऑफ बैलेंस, और डिजीज़ क्या है, डिसबैलेंस, डिसऑरिएंट हो गया उसको डिजीज़ कहते हैं। तो डिजीज़ मतलब ईज, और ईज का मतलब होता है आराम।
डिस मतलब कि आराम से हो जाना। तो ईज कंडीशंस को हेल्थ कहते हैं, यानी कि स्वस्थ अवस्था कहते हैं, और जो उससे विचलित हो गए उसको डिजीज कहते हैं। तो ये बैलेंस जो है सो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस बैलेंस को सिखाने के लिए मैं बहुत छोटी छोटी बातें किया करता हूँ। अरे सब आप जाते हो खाली, और रोज़ मॉर्निंग वॉक मत किया करो। 7 दिन जाने का ज़रूरत नहीं है कि 7 दिन तुम सवेरे उठ करके 1 घंटा दौड़ रहे हो। कम से कम 4 दिन खाली घूम लीजिए। 5वें दिन और 2 दिन 3 दिन अच्छा से सो लीजिए, और फिर देखिए उसको कीजिए। आपको एनर्जी भी बना रहेगा, रिफ्रेशमेंट भी बना रहेगा, आपके अंदर में उत्साह भी बना रहेगा, मन की स्फूर्ति भी बनी रहेगी, शरीर की स्फूर्ति भी बनी रहेगी। जी डॉक्टर साहब, ये आपने नई और बड़ी बात बताई। बहुत सारे लोग रूटीन फॉलो करते हैं, एक सप्ताह का रूटीन बनाते हैं, और एक सप्ताह के रूटीन को फॉलो करते करते 1-2 दिन संभव नहीं हो पाता, तो लोग पूरा दिन ही रूटीन को कैंसिल कर देते हैं। और वापस उसी जीवन के ढर्रे पर आ जाते हैं। फिर वही प्रॉब्लम्स, वही सारे जो सोल्यूशन के चाह में लोग जो है मध्यम मार्ग तो अपनाना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। अपनी ये बड़ी बात आपने कही। तो दर्शकों, एक छोटे से अंतराल के लिए रुकेंगे, लौटेंगे जल्द। और भी कई सारे ऐसी बातें हैं होम्योपैथ को लेकर, जिसके बारे में अगर आप जानेंगे तो वाकई में उसे अपनाने की न सिर्फ कोशिश करेंगे बल्कि औरों को भी आप प्रोत्साहन भी करेंगे। रुकेंगे छोटे से अंतराल के लिए। छोटे से अंतराल के बाद पुनः आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बिहार बिहार में। और आज के हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर M.K. सैनी, मृदुल कुमार सैनी जी, जो कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ साथ इनके नाम की एक बड़ी उपलब्धि है कि ये होम्योपैथ में पहले बिहार में PhD होल्डर हैं। कई तरह की बातें हुई M.K. सैनी जी होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को लेकर। अगर आपके बारे में, आपके विषय में अगर हम बात करें तो बिहार में कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? आपके अगर शुरुआती परीक्षा, अगर शिक्षा दीक्षा की बात की जाए तो इसके बारे में ज़रूर बताएं। होम्योपैथ का जो सफ़र है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में ज़रूर बताएं। मेरा होम्योपैथिक सफ़र जो है जीवन का, मैं समझता हूँ कि मेरे जन्म के साथ में है। ऐसे मेरा नेटिव प्लेस जो पैतृक स्थान है, कहा जाता है ये दरभंगा है। वहाँ के बिरौल सुपौल है ग्राम, वहीं पर मैं वहाँ पर जन्म वहाँ लिया नहीं। पिताजी चूँकि जॉब में थे तो उन्होंने, और उनके ट्रांसफ़र होने के साथ अलग अलग जगहों पर हमारा बदलते रहे। लेकिन मुख्यतः हम पिताजी का जो समय था वो झारखंड जो पहले कहलाता था, आजकल अब पहले छोटा नागपुर कहलाता था, तो वहाँ पर रांची, मांडर और हजारीबाग रहा। बचपना मेरा वहाँ पर बीता, और वहाँ पर मैंने देखा पिताजी रोगी को देखा करते थे तो घर के सामने में काफ़ी भीड़ लगा रहता था। और मेरे पिताजी के पास में किताबों का बहुत सारा लाइब्रेरी था, जो आज भी मेरे पास में है, और बहुत बड़ा लाइब्रेरी का मेरे उनके धरोहर के रूप में भी मिला है, और मैं उसे बहुत अच्छा से विकसित भी किया हूँ। तो उस लाइब्रेरी से में मोटी मोटी किताबें थी, और मैं छोटा सा स्टूडेंट बच्चा था, तो मुझे देख करके बड़ा कौतूहल होता था कि मेरी किताब इतनी पतली क्यों और पिताजी की किताब इतनी मोटी क्यों। तो मैं कभी अक्सर उनके किताबों को पलट पलट करके देखने का कोशिश करता, इसमें है क्या, समझ में आता तो नहीं था। लेकिन मेरा खेलने का एक जो साधन था वह उनके किताब भी पढ़े, उनके क्लिनिक में कभी कभी इधर उधर कुछ करना, उनकी दवाइयों को उठा करके खा लेना, मीठा लगता है। तो ऐसा करके बचपना बीता। मैं वहीं पर हजारीबाग में मेरा प्राइमरी एजुकेशन हुआ, सेंट जेवियर हजारीबाग में के माध्यम से। फिर पिताजी का ट्रांसफ़र इधर भागलपुर में आए, तो मैं वहाँ पर CMS स्कूल से मेरा हायर सेकेंडरी हुआ, और फिर उसके बाद में मैं ग्रेजुएशन किया बिहार में ही। और फिर इसके पश्चात मैं बिहार यूनिवर्सिटी से होम्योपैथी में डिप्लोमा किया, और डिप्लोमा करने के पश्चात मैं इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन आपको महाराष्ट्र से किया, जो कि महाराष्ट्र हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी, और वहीं से मैंने PhD मेरी पढ़ाई समाप्त हुई। पढ़ाई का जो सिलसिला है मेरा बचपन से है, और मैं कहता हूँ कि पढ़ना ही मेरी ज़िंदगी है। और पढ़ना ही नहीं, मैं पढ़ाता भी हूँ, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे आकर्षित हुए। मैं कॉलेज में टीचिंग का भी काम करता रहा हूँ, और अपने उम्र के 67 एज तक मैं प्रोफेसर के रूप में था। अभी रिटायर्ड हूँ, अभी विजिटिंग प्रोफेसर हूँ, आज भी मैं पढ़ा रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि जब तक मेरे पास में रोगी के संबंध बने रहेंगे और पढ़ाई के स्टूडेंट का संबंध बना रहेगा, मेरा जीवन वैसे ही चलता रहेगा। क्या बात है, बहुत ही बखूबी बात आपने बताई, बचपन की याद भी आपने दिलाई। तो अगर हम बात करें
चूँकि आपने कहा कि हज़ारीबाग से भी आपकी जो परीक्षा वहाँ पर जो शिक्षा है वहाँ हुई और हायर एजुकेशन के लिए आपने फिर आगे बढ़ा। तो आपके बचपन की अगर हम बात करें तो कुछ रोचक तथ्य आपके साथ जुड़े हुए हैं, संस्मरण जिसका आप जिक्र करना चाहें, जो आपके दिल और दिमाग में हमेशा तरोताज़ा की स्थिति में बना रहता है? मैं एक रोगी का दिमाग में और जो होम्योपैथी के प्रति मेरी जो आकर्षण बढ़ी, वह मेरे बचपन में पिताजी के सामने में जो रोगी आया करते थे उसको देख कर के है। और एक घटना मुझे बहुत ही हमेशा याद आता है। हजारीबाग के जो जिला अधिकारी हुआ करते थे, काफ़ी सीनियर मोस्ट IAS हुआ करते थे, तो उनको कुछ तकलीफ़ था जिसके कारण वह चलना मुश्किल हो गया था। और तो लोग अपना पूरे शहर, चूँकि जिलाधिकारी थे तो सारे चिकित्सक भी उपलब्ध थे, तो उनके साथ में लोगों ने देखा उनके बीमारी ठीक नहीं हुआ, तो किसी ने कहा कि एक वहाँ हजारीबाग में झील है, वहाँ के किनारे हम लोग का मकान था, वहाँ पर एक डॉक्टर रहते हैं जो कि होम्योपैथी से इलाज करते हैं। तो उनको कहा गया कि उनको बुलाया जाए वहाँ पर। संजोग यह ऐसा था कि उस दिन पिताजी बीमार थे, वो खुद नहीं चल सकते। तो लोगों ने बोला कि डॉक्टर साहब तो खुद ही अस्वस्थ हैं, नहीं जा सकते। तो देखे कि सुबह सुबह मैं देखा कि एक पुलिस की गाड़ी है और DM साहब अपने बैठे हुए हैं, आ रहे हैं। आए तो हम लोग को बड़ा कौतूहल हुआ, मैं खड़ा था, पिताजी को भी लाया गया रूम में से बाहर और दोनों को ही बैठे। बहुत सारे सवाल उन्होंने किए और सवाल करने के साथ में उन्होंने बस चुप हो गए और कुछ एक बक्सा से एक दवाई निकाला उन्होंने और दे करके उनको मुंह में खिला दिया। और करीब करीब 5 मिनट शांत लोग सब कोई बैठे रहे। फिर मेरे पिताजी ने उनसे कहा कि खड़े हो जाइए। तो लोगों ने कहा कि अभी कैसे खड़ा हो सकते हैं सर, तो खड़े नहीं हो सकते। मैं कहा, पिताजी ने कहा कि नहीं, खड़ा होकर के जैसा देखिए। तो वो खड़े हो गए। खड़े होने के बाद उनको भी आश्चर्य हुआ कि कैसे ये हो रहे हैं। और एक ये घटना जो है सो मुझे लगा कि इतने जादू के जैसा इतना जो था और ये काफ़ी पूरे चर्चा का विषय बन गया कि तुरंत ये ठीक हुआ। तो कभी कभी ऐसे होते हैं। और होम्योपैथी में बहुत बड़े चिकित्सक जो आए हैं, जैसे केंट कहते हैं, केंट एक होम्योपैथी के बहुत बड़े प्रवर्तक माने जाते हैं, डॉक्टर जेम्स टायलर केंट, जो हैनीमैन के अनुयायी रहे। तो वो एलोपैथिक चिकित्सक थे और एलोपैथिक, लेकिन एक बार उनकी पत्नी बहुत बीमार पड़ी और पत्नी एकदम मरणासन थी। तो उसे किसी ने कहा कि एक बूढ़े से डॉक्टर हैं जो कि होम्योपैथी कुछ दवाई देते हैं, और उन्होंने उसी तरह से दवा दिया। और उस दवा देने के बाद में वो उनकी वाइफ सो गई और सोने के बाद में जब उठी तो पूरा तरह से स्वस्थ। तो यह एक कहते हैं ना कि टर्निंग पॉइंट इन लाइफ, है ना, एक होता है। तो इस तरह की कई एक घटनाएं, चूँकि इसीलिए मेरा बचपन से ही होम्योपैथी के साथ में रुझान बढ़ता रहा। मैंने जीवन में कभी भी दूसरे व्यवसाय की ओर मेरा ध्यान गया ही नहीं, क्योंकि लगा कि ये तो है, घर में भी है और सब कुछ आसानी से मिल रहा है। तो पढ़ाई भी मेरे लिए बहुत सरल हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ा। कुछ कहते हैं ना कि अनुभव से भी बहुत कुछ मिल जाता है। तो पिताजी के साथ में बैठते उठते उनका ये करते, तो पहले गुरु के रूप में पिताजी मिले और फिर बहुत सारे साथी बनते चले गए। जी बिल्कुल, जब घर में ही गुरु मिल जाए तो फिर मार्ग प्रशस्त करने के लिए कहीं और क्यों जाना। और आपने जो रोचक घटनाएं बताई, बेशक इन तमाम रोचक घटनाओं को देखने और उसे सुनने के बाद आपने अपना जो इसे करियर के रूप में भी ले लिया, इसे अपना प्रोफेशन चुना। वाकई में ये बहुत ही रोचक बातें आपने बताई। तो डॉक्टर साहब से आगे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन दर्शकों एक छोटे से अंतराल के रुकेंगे और भी कई सारी बातें हैं जानने के लेकर, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को लेकर। छोटी सी अंतराल के बाद पुनः आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। और आज के हमारे मेहमान हैं बिहार बिहान में प्रोफेसर डॉक्टर मृदुल कुमार सैनी जी, जो कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, कई तरह की बातें आपने बताई, अपने लाइफ से जुड़ी हुई, अपने जीवन से जुड़ी हुई। अगर हम बात करें होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को लेकर, तो एज ए करियर के रूप में अगर इसे देखा जाए तो युवाओं को लेकर इसमें कितना बड़ा जो करियर है वो होता है। रोज़गार की अगर दृष्टि से देखा जाए तो इसके जो रास्ते हैं कितने खुले हुए हैं, रोज़गार को लेकर भी ज़रूर बताएं। और युवा अगर इसमें अपना करियर बनाते हैं तो उनके लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? जब मेडिकल प्रोफेशंस में लोग रुचि रखते हैं, खास करके आजकल इस पर रुझान ज़्यादा है, तो लोग का जो पहला जो आता है आकर्षण होता है MBBS की बात होती है। लेकिन इसके साथ ही पैरेलल मैं कहूँगा कि समतुल्य चिकित्सा पद्धति जो
मान्यता प्राप्त है वो एलोपैथी में MBBS है और होम्योपैथी में BHMS, दोनों स्नातक स्तर का है और दोनों का जो इक्विवेलेंट कोर्स माना जाता है। तो होम्योपैथी में ISC बायोलॉजी के साथ 10+2 के बाद में आप स्नातक कोर्स BHMS को ज्वाइन कर सकते हैं और BHMS को ज्वाइन करने के बाद में ये 5.5 साल का कोर्स होता है। इसके बाद में आगे और अध्ययन करना चाहते हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन MD का कोर्स कर सकते हैं और MD 3 साल का कोर्स अभी उपलब्ध है। और इसके बाद में अगर आप और रिसर्च इस सब में जाना चाहते हैं तो PhD कर सकते हैं। PhD भी 3 साल का होता है। तो इस तरह से निरंतर पढ़ाई का दायरा बना रहता है। लेकिन इसके दौरान में आप इसमें किसी भी कैरियर को अडॉप्ट कर सकते हैं अपने जीवन से, अपने रुचि के हिसाब से। जैसे अधिकांश लोग इसे प्रैक्टिस के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो प्रैक्टिस के 2 स्रोत आपके मिल सकते हैं। एक प्राइवेट क्लिनिक करना, वो बहुत आसानी से किया जा सकता है और बहुत कम लागत में भी होता है। फिर दूसरा होता है सरकारी सेवा में चिकित्सक हो जाना, जो कि आजकल सरकार के द्वारा बहुत सारे चिकित्सा पदाधिकारियों का होम्योपैथी में नियुक्ति हो रहा है। तो लोगों का रुझान उधर भी है, यानी कि इम्पॉर्टेंस इसके बढ़ते चले जा रहे हैं कैरियर के। और कैरियर के दृष्टिकोण से होम्योपैथी एक आकर्षण का विषय भी बन जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि पढ़ना बहुत आसान है क्योंकि इसमें छोटी छोटी गोलियां, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ूंगा। मैं कहता नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसमें अध्ययन तो बहुत ही गहन होता है। छोटी सी गोली को खोजने के लिए आपको हजारों हजार लक्षण वाले 5000 दवाओं का दिमाग में रखना बहुत छोटी सी बात नहीं है। बहुत आपका जो इमेजिनेशन है बहुत विस्तृत होना चाहिए। जिसमें पढ़ने की इच्छा हो तो वह लोग ज़रूर इसको होम्योपैथी कैरियर को अपनाएं। इसमें आपको इंटरनल सेटिस्फैक्शंस भी मिलेगा क्योंकि पढ़ते रहना, सीखते रहना आपको सेटिस्फैक्शन देते रहता है, संतुष्ट करते रहता है। तो आप इसके साथ में अगर आप चाहते हैं कि शिक्षा में जाएं तो बहुत सारे होम्योपैथिक कॉलेजेज हैं जहां लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर, फिर रिसर्च का भी अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ में आपका इसका इंडस्ट्रियल एरिया में जाना चाहते हैं तो फार्मेसी भी खोल सकते हैं। छोटा सा फार्मेसी से लेकर के एक बड़ा दवा निर्माता भी बन सकते हैं। फिर इसके अंदर में पब्लिकेशंस, लिटरेचर राइटिंग्स के भी बहुत सारे कैरियर हैं। बहुत सारे किताब, मैं भी बहुत सारी किताब मेरी भी हैं जो कि पब्लिशर्स के माध्यम से पब्लिश हो रहे हैं। तो इस तरह से बहुत ही वाइड स्प्रेड कैरियर है। आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी होम्योपैथिक चिकित्सकों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। जो एलोपैथिक हॉस्पिटल में भी होम्योपैथिक डॉक्टर का बहाली हो रहा है। हमारे पटना एम्स में भी आप देख रहा हूँ कि वहाँ भी एक होम्योपैथिक डिपार्टमेंट है। तो सभी जगह पर होम्योपैथिक डिपार्टमेंट को जोड़ा गया है और मैं समझता हूँ कि इंटीग्रेशंस के दृष्टिकोण से भी पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा, जबकि हम लोग एक साथ एक ही छत के नीचे में सारे सभी पद्धति के जिसको जहाँ से लाभ होना हो। मुख्य तो होता है ना कि लाभ कहाँ से मिलता है, तो जिसमें स्पेशलिटीज हो। होम्योपैथी का स्पेशलिटीज अपना है, सीमा अपना है। एलोपैथी का अपना सीमा है, अपना दायरा है। आयुर्वेद का हर एक का अपना अपना सीमा है। तो सीमा और दायरे को अंदर में आप बहुत बड़ा पोटेंशियलिटी है। और इसमें मैं कहता हूँ कि अगर कैरियर में आना हो तो प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए, उस पर आपका ध्यान होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। निश्चित रूप से हर एक लोग अपने कैरियर में राइज करेंगे। जी केसनी जी, जैसा कि आपने बताया कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। जो यूथ MBBS करना चाहते हैं, एलोपैथी के डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हीं में अगर मेडिकल करियर में अपना होम्योपैथ में भी अपना जो करियर बनाना चाहते हो तो उनके लिए ये बहुत ही बड़ा स्कोप हो सकता है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा आपने विदेशों में भी आपने भ्रमण किया है, कई सारे जो सेमिनार हैं वो अटेंड किए हैं, वहाँ का क्या अनुभव रहा है आपका, जरूर बताएंगे। चिकित्सा विज्ञान में कहा जाता है और यह हमारे होम्योपैथी में भी लागू होता है सभी जगह पर, एक निरंतर अध्ययन का एरिया है। माने ऐसा नहीं है कि मैं ग्रेजुएट हो गया तो अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं हो गई, पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया तो आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रतिदिन पढ़ने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जितना नया रोगी आएंगे, मैं कहता हूँ कि हर एक रोगी आपके लिए एक नया अनुभव है, क्योंकि हर एक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं। और इसलिए साइंस, मेडिकल साइंस कभी भी कंप्लीट नहीं माना गया है।
आप जो मैं अपने समय में जो एनाटॉमी की किताब पढ़ता था वो ग्रे का इतना छोटा पतला हुआ करता था, आज देख रहे हैं कि वही लड़के जो पढ़ रहे हैं वो इतनी मोटी हो गई। क्यों? क्योंकि अनुभव ये उसके अंदर में इन्फॉर्मेशंस बढ़ते जा रहे हैं। तो दिन पर दिन मेडिकल साइंस में चेंजेज आ रहे हैं और यह कभी एंड नहीं हो, कभी समाप्त नहीं होगा, ये बनता रहेगा। तो निरंतर अध्ययन है और इसी अध्ययन के क्रम में हम लोग समय समय जगह जगह पर सभाएं होता है, साइंटिफिक सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। तो हमें भी आदत है पढ़ने की, मैं निरंतर पढ़ता रहता हूँ और इस सभा गोष्ठियों में भाग लेता हूँ। भारतवर्ष के करीब करीब हर एक जगह पर मैंने काफ़ी सेमिनार्स में, नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार में, और इसी के तहत मैं विदेशों में भी गया। और विदेशों में जैसे पेरिस में जाने के बाद मैंने वहाँ पर अपना पेपर, रिसर्च पेपर को पढ़ा था, काफ़ी सराहा गया। फिर ब्राज़ील में भी मैंने इसको पढ़ा हूँ, देखा हूँ। और फिर मॉस्को में भी कई एक बाहर के, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारे नेबरिंग कंट्रीज़ तो हैं ही अपने, नेपाल। तो इसके मैं आपको यूरोपियन कंट्रीज़ में, मैं जर्मनी में भी गया हूँ, जहाँ डॉक्टर हेनीमैन का जन्म स्थल है, वो वहाँ पर भी मैं जा कर के देखा हूँ और वहाँ पर अपने सेमिनार भी प्रेजेंट किए। शेयरिंग मेन है कि आप जितना भी एक दूसरे से इंटरैक्टिव डिबेट करेंगे, बात करेंगे, तो आपका भी अनुभव बढ़ेगा, उनका भी होगा। तो साझा इसको कोऑर्डिनेटेड और साझा एजुकेशन के शिक्षा कहलाता है। इसके तहत ये, और मैं सभी चिकित्सकों को सलाह भी देता हूँ कि तुम कम से कम कुछ सेमिनार ज़रूर अटेंड किया करो। अभी अगर अपने दायरे में, अपने कैपेसिटी के हिसाब से देश में विदेश में भ्रमण करते रहो, तो आपको और भी इसके नए नए है। क्योंकि हमेशा कभी भी अध्ययन, हम मरते दम तक हमें पढ़ना है, और नहीं पढ़ेंगे तो मेरा रुकावट हो जाएगा। आप कितने, अब देखिए हमारे समय में थी जो लेबोरेटरीज इन्वेस्टिगेशंस था और आज का जो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस है, अगर मैं अपडेटेड नहीं रहूँगा तो मैं तो आउटडेटेड डॉक्टर कहलाऊँगा। जी बिल्कुल। इसलिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए कंटिन्यूड, इसीलिए कहा गया एजुकेशन सिस्टम को कंटिन्यूड मेडिकल, निरंतर चिकित्सा अध्ययन शिक्षण होता है ये। जी बिल्कुल। एम के सैनी जी, कई सारे महत्वपूर्ण पदों पर आप रह चुके हैं, एजुकेशन कमेटी के फॉर्मर चेयरमैन भी रह चुके हैं, स्कॉलर हैं, कई महत्वपूर्ण पदों पर अभी भी हैं। तो अगर हम बात की जाए होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति, जैसा कि आपने बताया कि आप शुरू से ही इसमें लगे रहे हैं, तो जब आपने इसकी शुरुआत की थी और अब ये कितना बड़ा जो परिवर्तन है होम्योपैथी जगत में आया है, आप क्या देख पाते हैं? मैं अपने अगर सब शुरू के समय में देखूं, मेरे समय में नौकरी का कोई सोचता नहीं था। लोग सोचते थे कि पढ़ेंगे और अपना क्लिनिक करेंगे। आज तो इसके साथ में, आज तो इतने सारे अपॉर्चुनिटी बढ़ गए हैं। आपके पास में ऐसा नहीं है कि अगर आप क्लिनिक नहीं खोल सकते हैं तो आप होम्योपैथी नहीं प्रैक्टिस कर सकते। आपके पास में कैरियर का तो एक पूरा बहुत बड़ा रास्ता खुला हुआ है। सबसे बड़ा तो मैं देख रहा हूँ चेंजेज। दूसरा ये चेंजेज देख रहा हूँ कि ये जो होम्योपैथी का जो डेवलपमेंट है, पूरे पहले जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड, एक कॉलेजेस का स्टैंडर्ड, मेडिकल कॉलेज का स्टैंडर्ड, और आज देख लीजिए एक बड़े बड़े, एक जैसे कि मेडिकल कॉलेज, एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज और होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में कोई भी अंतर नहीं है। आप जाएंगे तो लगेगा कि बहुत विशाल का है। आप चले जाइए कलकत्ता, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, जो एशिया का सबसे बड़ा संस्थान है, दिल्ली में भी उसका खुला हुआ है वो संस्थान। ये तो हम लोग के समय में नहीं था। आज इतने बड़े संस्थान हैं, वहाँ पूरे एशिया के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट। होम्योपैथी में यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हो गए। होम्योपैथी में आपको मेडिकल साइंस हेल्थ यूनिवर्सिटी में होम्योपैथी को स्थान मिला हुआ है। तो काफ़ी चेंजेज आए हैं और मैं समझता हूँ कि समय के साथ में होम्योपैथी का प्रोग्रेस होता चला गया है। जी बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कही। और हमने ये जाना कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति न सिर्फ एक बेहतर चिकित्सा सेवा देती है बल्कि हमें एक बेहतर दिनचर्या भी सिखाती है। डॉक्टर साहब, आप हमारे खास कार्यक्रम में आए और कई तरह की आपने बातें बताई और होम्योपैथी जगत को लेकर, होम्योपैथी में कितना बदलाव आया है और इसमें करियर कितना है, इसको लेकर आपने काफ़ी सारी जो अवेयरनेस को लेकर, जागरूकता को लेकर बातें बताई। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आपका। तो दर्शकों, हमारा आज का जो खास कार्यक्रम का अंक है बिहार अभियान, आपको कैसा लगा? खत के माध्यम से हमें जरूर अपनी जो प्रतिक्रिया है बताइएगा। और खत लिखने के लिए उठाएं कागज़ और कलम, लिखे हमारा पता है कार्यक्रम बिहार अभियान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र, पटना, फ्रेजर रोड, पटना 8000001। हमारा email ID है director dd के patna@gmail.com।